अभी आप तक क्लास 8 में पढ़ते आए हैं और जब से नर्सरी से प्रारंभ किया तब से आप संख्याओं के बारे में, गिनती के बारे में पढ़ते आए हैं। लेकिन वास्तव में जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं आगे की कक्षाओं में, वैसे ही हमें विभिन्न प्रकार की गणनाओं के बारे में या संख्याओं के बारे में ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही कक्षा 9 में गणित में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, वास्तव में नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति क्या है, ये आना अनिवार्य है कि संख्या पद्धति यानी नंबरों का सिस्टम है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी संख्या कैसी होती है, अब तक आपने पढ़ा होगा। उनमें नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, स्पष्ट है उनकी डेफिनेशन से। आपने देखा होगा जब हम कहीं बैठे हुए होते हैं और बैठे बैठे हमें कहीं कह दिया जाता है कि बताइए इस बगीचे में कितने वृक्ष हैं, तो हमें गिनती गिननी पड़ती है। क्लासरूम में बैठे हुए हैं और वहाँ आपसे आपके टीचर्स कहते हैं कि आप गिन के बताइए कि आपके रूम में कितनी सीटें हैं, तो गिनती की आवश्यकता पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन के हम बताते हैं कि गिनती की संख्या। ऐसे ही किसी भी वस्तु को गिनने के लिए यानी वस्तुओं की गिनती करने में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं में शुरुआत हम कहां से करते हैं, 1 से करते हैं। इसका मतलब है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हुई, 1। इसलिए प्राकृतिक संख्या जो है सबसे छोटी 1 है हमारे पास। अब यहाँ प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी के बाद फिर गिनते जाते हैं 1 2 3 4 5 10 20 50 100 200 500 1000 10,000 50,000 लाख करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन संख्याओं का अंत नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ी संख्या अज्ञात है, पता नहीं है, उसका कोई मान नहीं है। कितनी बड़ी संख्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जहां से हम शुरुआत करते हैं वो है 1। इसलिए प्राकृतिक संख्या में जितनी भी गिनती में प्रयोग की जाती है सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनके समुच्चय को n से निरूपित करते हैं। इससे n से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से निरूपित करते हैं। इसलिए n = अगर समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो समुच्चय को मझले कोष्ठक में जितने भी एलिमेंट होते हैं, अवयव होते हैं, अक्षर होते हैं या गिनती के संख्याएं हैं, उनको एक के बाद एक कॉमा लगाकर लिखते हैं। इसलिए n = ब्रैकेट 1 2 3 4 ... यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता नहीं, अज्ञात है। यानी कि जितनी बड़ी लिख देंगे 9 जितनी बार लिख दो या 2 जितनी बार लिख दो, वो सभी बड़ी संख्याएं हैं। इस प्रकार से हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। तो वास्तव में जो गिनती की संख्या है, गिनती प्रयुक्त करने के लिए, गिनने के लिए कुछ किसी वस्तुओं को जो संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो दूसरी डेफिनेशन आती है पूर्ण संख्याएं। क्या है, पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, वास्तव में जब हम प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें पूर्ण संख्याओं का ज्ञान होता है। वास्तव में है क्या, तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए। किसको सम्मिलित करते हैं, शून्य को। अगर शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर देंगे तो प्राप्त संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सभी पूर्ण संख्याएं हैं यदि उसमें 0 और बढ़ जाए, यानी कि 0 भी सम्मिलित हो जाए। इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो क्या है, 0 है। 0 से प्रारंभ होती हैं, जबकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ हो रही थी। पूर्ण संख्याएं कहां से,
कहते हैं, इसे W से निरूपित करते हैं। जो अपने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स हैं उनके अक्षरों से हमें कुछ प्रदर्शित करने को मिलता है, तो इसे हम W से निरूपित करते हैं। W बराबर लिखेंगे तब 0, 1, 2, 3, 4, ... इस प्रकार से हम प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में अंतर भी कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। इस प्रकार से ये दो परिभाषाएं हम लोग देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। इसके अतिरिक्त संख्याएं यहीं नहीं रुकती, संख्याएं और आगे जाती हैं। इसके अतिरिक्त भी हमें संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। तब अगली डेफिनेशन आती है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या हैं, पूर्णांक होते क्या हैं? वास्तव में जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में सभी अंक पूर्ण होते हैं अपने आप में। ऐसे ही पूर्ण संख्याओं में भी सभी अंक अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो जो पूर्णांक हैं प्राकृतिक संख्याओं या पूर्ण संख्याओं, देखिए प्राकृतिक संख्याओं में 0 एवं प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक यानी धनात्मक प्राकृतिक संख्या से भी धनात्मक होती हैं और उन्हीं का ऋणात्मक और कर दिया जाए तो ऋणात्मक समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं 0 और उसके अतिरिक्त ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक और कर दिया जाए, उन सब का समुच्चय क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं, Z से निरूपित करते हैं। तब जो Z इक्वल टू होगा -3 या -4 -5 जो भी लिखेंगे, -2 1 0 1 2 3 ... यानी कि 0 के बाईं तरफ देखेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं और दाईं तरफ देखेंगे तो धनात्मक संख्याएं। इससे स्पष्ट है कि 0 के बाईं तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं यानी कि 0 से छोटी हैं और 0 के दाईं तरफ चलते हैं तो 0 से बड़ी संख्या यानी कि धनात्मक हैं। तो संख्याएं पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की हो जाती हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ऐसी संख्याएं जो धनात्मक होती हैं और पूर्ण संख्याएं होती हैं जो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं और जिनमें ऋण का चिन्ह लगा होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब समस्या ऐसी आती है कि वास्तव में शून्य की बात कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि शून्य क्या है, न धनात्मक है न ऋणात्मक है। इसलिए शून्य धनात्मक की श्रेणी में भी आता है और ऋणात्मक की श्रेणी में भी आता है। इसलिए हमारी पूर्णांक है 0 0 से 1 2 3 4 ये प्लस के यानी धन पूर्णांक हैं और 0 के बाईं तरफ चलेंगे तो -1 -2 -3 ... ये ऋण पूर्णांक। इस प्रकार से हम पूर्णांकों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। पूर्णांक जब समझ जाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं पता चल गई, पूर्ण संख्याएं पता चल गई और पूर्णांक पता चल गए, उसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो बात होती है परमेय संख्याएं। ये भी आपने पढ़ी है, इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। वास्तव में परमेय संख्याएं होती क्या हैं आपने पढ़ी हैं, फिर भी वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसके रूप में? P/Q। P न्यूमरेटर, Q डिनोमिनेटर, यानी P अंश और Q हर। अंश बट्टे हर के रूप में जिन संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है वे सभी संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है P और Q अंश और हर दोनों ही कैसे हों? पूर्णांक, पूर्ण अंक होने चाहिए, अंश और हर। यानी कि P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, Q 0 नहीं होगा। इसलिए P/Q के रूप में व्यक्त सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसे Q से निरूपित करते हैं। इसलिए Q इक्वल टू हो जाएगा P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0,
P, Q belongs to Z, यानी कि P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं है, और P और Q बिलोंग्स टू Z। P और Q दोनों ही क्या हैं? Z आपको बताया था तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक। इसलिए P और Q जो बिलोंग करेंगे वो करेंगे पूर्णांक को। इसलिए P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। इस प्रकार की संख्याएं क्या हो सकती है? देखिए, जैसे 3/5 अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए ये परमेय संख्या हो गई। 2/3 इसमें अंश 2 है, हर 3 है, ये भी अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं। ऐसे ही 1/2 अंश 1 है, हर 2 है, तो ये दोनों ही पूर्णांक हैं। ये सभी संख्याएं आपकी परमेय संख्याएं हैं। इसलिए अभी तक आपने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है। वास्तव में जब हम संख्याओं के बारे में जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परमेय संख्या, इसके अतिरिक्त भी संख्याएं और प्रकार की होती हैं, उनके बारे में भी देखते हैं आगे कि कितने प्रकार की होती हैं। और अभी आपने परमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। इसके बाद ये देखते हैं अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। इर्रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। परमेय संख्याओं में क्या था? P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अपरमेय संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। उन्हें अपरमेय संख्याएं कहेंगे। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होगा। P या Q पूर्णांक नहीं है। दोनों में से या तो P पूर्णांक नहीं होगा या Q पूर्णांक नहीं है। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/√2, इसमें एक तो पूर्णांक है यानी अंश का पूर्णांक है, P पूर्णांक है, Q यानी √2 दिया, ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि वर्गमूल लेंगे 2 का तो ये पॉइंटों में आएगा, क्योंकि √2 का मान होता है 1.414, यानी कि पूर्णांक नहीं है। अंश पूर्णांक है, हर पूर्णांक नहीं है, तो ये परमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरमेय संख्या है। ऐसे √2 इसके बट्टे में देखें तो 1 लिख सकते हैं, तो P पूर्णांक नहीं है, Q पूर्णांक है, तो दोनों में से एक भी पूर्णांक नहीं है, तो परमेय संख्या नहीं हो सकते। ऐसे ही माइनस के √3 या प्लस की हो अथवा माइनस की, इसमें भी देखेंगे तो P पूर्णांक नहीं है, बट्टे में 1 लिखते हैं तो Q पूर्णांक है। ऐसे ही 2/√5, इसमें अंश यानी P का मान 2 है, ये पूर्णांक है, Q का मान पूर्णांक नहीं है। यानी कि अपरमेय संख्याओं में अनिवार्य रूप से है अंश या हर या P या Q में से कोई एक अपूर्णांक होगा। जब अंश या हर दोनों में से कोई एक अपूर्णांक होता है तो वे संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं। अभी तक आपने 5 डेफिनेशन पढ़ी: प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। आपके 9th के सिलेबस में वैसे तो संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, आपने और भी संख्याएं पढ़ी होंगी, सम संख्याओं के बारे में अध्ययन किया होगा। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाता है, 2 से विभाजित होती है, वे सभी सम संख्याएं होती हैं, जिसमें इवन नंबर कहते हैं। ऐसे ही विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इसके अतिरिक्त अभाज्य संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि प्राइम नंबर क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं या 1 से विभाजित होती हैं, वे सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे ही सहअभाज्य संख्याएं, इस प्रकार की बहुत सारी संख्याएं आपको पढ़ने को मिली हैं। आपने अभी परमेय और अपरमेय के बारे में पढ़ा। संख्या पद्धति में आपके सिलेबस में परमेय और अपरमेय संख्याएं हैं।
तो यहाँ देखते हैं दो परमेय संख्याओं के बीच में कई परमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि अनंत परमेय संख्याएं उपस्थित रहती हैं। तो दो परमेय संख्याओं के बीच में कुछ संख्याएं याद करनी है जो परमेय हो। जैसे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, 3 और 4 के मध्य 3 परमेय संख्याएं याद करना, यानी कि कोई सी दो परमेय संख्याएं उनके मध्य में 3, 4, 5, 10, 15 जो भी परमेय संख्याएं याद करवाई जाए कर सकते हैं। एक देखिए, पहली परमेय संख्या याद करने का सबसे सरल तरीका क्या है कि दोनों को जोड़ के आधा कर दो। पहली क्या है 3, दूसरी क्या है 4, और इसका क्या करना आधा। आधा करने के लिए 1/2, 4 और 3 जोड़ देंगे तो कितना 1/2 गुणा 7, 7 एकम 7/2। तो दोनों के मध्य में एक परमेय संख्या हमें प्राप्त हुई 7/2 जो 3 और 4 के बीच में आएगी। ऐसे ही अगर हमें दूसरी परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करना, पहली जो परमेय संख्या दी थी कौन सी है 3 में अभी जो बीच में परमेय संख्या ज्ञात करी उसको जोड़ देंगे और इसका आधा। अब इसके बट्टे 1 लिख लें, लासा लेंगे 1/2 तो है, इन 1 और 2 का लासा लें तो 2 गया 2, 1 का भाग लेंगे 2 बार, 2 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2 गुणा 3 प्लस 7 इंटू 2 का भाग लेंगे तो 1 बार, ये हो जाएगा 1/2, 3 दूनी 6 प्लस 7 एकम 7/2, ये हो जाएगा 6 और 7 13, 1/2 गुणा 13/2। इस प्रकार से 13 एकम 13/2 दूनी 4, एक संख्या प्राप्त हुई 13/4। ऐसे ही अगर हमें तीसरी परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो अभी हमने पहली परमेय संख्या ले ली थी, दूसरी परमेय संख्या शेष है, तो अब दूसरी परमेय संख्या को लिखेंगे और उसमें जो पहली परमेय संख्या आई थी कौन सी है 7/2, उससे जोड़ देंगे और इसका आधा। इसका भी लासा ले लें, लासा लेंगे तो 2, 1 का भाग लेंगे 2 बार, 2 का गुणा करेंगे तो 4 गुणा 2 प्लस 7 इंटू 2 का भाग लेंगे तो 1 बार 1 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 दूनी 8 प्लस 7 एकम 7/2। देखेंगे 8 और 7 15, 1/2 गुणा 15/2, 15 एकम 15/2 दूनी 4। इस प्रकार से हम 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अगर 4 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हमें जो पहली परमेय संख्या दी है उसमें 3 और 4 में से 3 ले लिया और दूसरी परमेय संख्या को जोड़ देंगे, फिर उसका आधा, और अगली निकालनी है तो फिर 4 में इसको जोड़ देंगे और निकालनी है तो इसमें इसी प्रकार से पहले में 15/4 फिर दूसरे में 15/4 को जोड़कर हम अन्य परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, उन्हें हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इनके मध्य में कौन कौन सी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार से हम इन परमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे की बात आपको अगले दिन फिर बताते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।